अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द बंगाली स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो कि हमारे 12th का फाइन आर्ट का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे बंगाली स्कूल का। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ओरिजिन ऑफ कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है। Before the advent of British art can be seen as statues on temple walls, miniature painting that were illustrated with manuscript decoration on the walls of many houses in village. अंग्रेज़ों के आने से पहले कला मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियों, पांडुलिपियों में बनाए गए लघु चित्रों तथा गांवों के अनेक घरों की दीवारों पर की गई सजावट के रूप में देखी जा सकती थी। After the advent of colonial rule around the 18th century, the Britishers were attracted by different manners and customs of people of all ranks, tropical flora and fauna, and varying scenes. 18वीं शताब्दी के आसपास औपनिवेशिक शासन के आने के बाद अंग्रेज लोग समाज के सभी वर्गों के लोगों के अलग अलग रीति रिवाजों, उष्णकटिबंधीय वनस्पति और जीव जंतुओं तथा विभिन्न दृश्यों से आकर्षित हुए। मैनी ब्रिटिश यहाँ देखें मैनी ब्रिटिश officers, partly for documentation and partly artistic reasons, commissioned local artists to paint scenes around them to get better idea of the natives. कई ब्रिटिश अधिकारियों ने आंशिक रूप से दस्तावेजीकरण के लिए और आंशिक रूप से कलात्मक कारणों से स्थानीय कलाकारों को अपने आसपास के दृश्यों के चित्र बनाने का आदेश दिया, ताकि उन्हें स्थानीय लोगों के जीवन को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिल सके। The paintings were largely made on paper by local artists who later migrated to मुर्शिदाबाद, लखनऊ और दिल्ली। ये चित्र मुख्य रूप से स्थानीय कलाकारों द्वारा कागज़ पर बनाए गए थे, जो बाद में मुर्शिदाबाद, लखनऊ या दिल्ली चले गए। These artists have to rely more on close observation rather than following memory and rule book. इन कलाकारों को याददाश्त और नियम पुस्तकों के बजाय गहरी और सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति पर अधिक निर्भर रहना पड़ा। This was a striking feature of the European art. ये यूरोपीय कला की एक प्रमुख विशेषता थी। They had to adapt their traditional way of painting to paint world around them to please their patrons. अपने संरक्षकों को प्रसन्न यानी अंग्रेजों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपनी पारंपरिक चित्रकला शैली को बदलकर अपने आसपास की दुनिया को चित्रित करना पड़ा। This mixture of tradition and European style of painting that come to be known as Company School of Painting. पारंपरिक और यूरोपीय शैली के इस मिश्रण को ही आगे चलकर कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कंपनी स्कूल का जो विकास था वो किस तरीके से हुआ। कंपनी चित्रकला डिक्लाइन। अब देखिए, डिक्लाइन ऑफ कंपनी पेंटिंग एंड रोल ऑफ राजा रवि वर्मा फॉर इट्स रिवाइवल, यानी कि कंपनी चित्रकला का पतन और इसके पुनरुत्थान में राजा रवि वर्मा की भूमिका। Company painting's style was very popular among British in India and also in Britain, especially the albums consisting a set of paintings. कंपनी शैली की चित्रकला भारत में अंग्रेजों के बीच और ब्रिटेन में भी बहुत लोकप्रिय थी, विशेष रूप से चित्रों के एल्बमों के रूप में।
This style of painting declined in mid-19th century with the introduction of photography in India as camera offered a better way of documentation. 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में फोटोग्राफी के आगमन के साथ ये शैली घटने लगी क्योंकि कैमरा दस्तावेजीकरण का बेहतर माध्यम बन गया था. However, the academic style of oil painting that used a European medium to depict Indian subject matter started flourishing in the art school which were set up by British. हालांकि यूरोपीय माध्यम या तेल रंग का उपयोग करके भारतीय विषयों को दर्शाने वाली अकादमिक शैली की चित्रकला अंग्रेजों द्वारा स्थापित कला विद्यालयों में फलने फूलने लगी. This style of paintings can be seen in remarkable works of Raja Ravi Verma, who was self-taught artist from Travancore court in केरल. इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण राजा रवि वर्मा के कार्यों में देखे जा सकते हैं जो केरल के त्रावणकोर दरबार से जुड़े एक शिक्षित कलाकार थे. He mastered the style of academic realism and used it to depict the scene from epics like रामायण and महाभारत. उन्होंने एकेडमिक यथार्थवाद शैली यानी कि एकेडमिक रियलिज्म में महारत हासिल की और इसका उपयोग रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के दृश्यों को चित्रित करने में किया. They became so popular that many of his paintings were copied as oleographs and were sold in market. Origin of Bengal School of Painting. बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की उत्पत्ति या शुरुआत. By the end of 19th century, the early adopted by Raja Ravi Verma was thought to be foreign and much Western to show Indian myth and history. उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक राजा रवि वर्मा द्वारा अपनाई गई शैली को भारतीय मिथकों और इतिहास को दिखाने के लिए विदेशी और बहुत अधिक पश्चिमी माना जाने लगा. The Bengali school emerged amidst this nationalist thinking in the first decade of 20th century. 20वीं शताब्दी के पहले दशक में इसी राष्ट्रवादी सोच के बीच बंगाली स्कूल का उदय हुआ. डेवलपमेंट ऑफ बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग. बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का विकास. द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट सेट द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग. बंगाल कला विद्यालय ने आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास की नींव रखी. However, the struggle between Indian and European style in art continued. हालांकि कला में भारतीय और यूरोपीय शैलियों के बीच संघर्ष जारी रहा. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स ऑफ बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट ट्रेन बाय प्रिंसिपल ग्लैडस्टोन सोलोमन इन रियलिस्टिक स्टडीज were given the project for mural decoration for Lutyens Delhi building. उदाहरण के लिए बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के छात्र जिन्हें प्रिंसिपल ग्लैडस्टोन सोलोमन द्वारा यथार्थवादी अध्ययन में प्रशिक्षित किया गया था. लुटियंस दिल्ली की इमारतों में भित्ति चित्र सजावट का कार्य दिया गया. On the other hand, the Bengali school artist decorated the Indian House in London under close British supervision.
दूसरी ओर बंगाल स्कूल के कलाकारों ने लंदन स्थित इंडिया हाउस को ब्रिटिश निगरानी में सजाया। The contribution of artists in the development of art was, कला के विकास में कलाकारों का योगदान था। अवनींद्रनाथ टैगोर एंड E.B. Havell, Avnindranath along with E.B. Havell 1861 to 1934, British administrator and principal of Calcutta School of Art, were critical of colonial art school and the manner in which they impose European style in art on Indians. अवनींद्रनाथ टैगोर और E.B. हेवल, जो एक ब्रिटिश प्रशासक और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे, औपनिवेशिक कला विद्यालयों और भारतीयों पर यूरोपीय शैली थोपने के तरीके के आलोचक थे। They believe in creating a new type of painting that was Indian in subject matter as well as style. वे ऐसी नई चित्रकला शैली बनाने में विश्वास रखते थे जो विषय और शैली दोनों में भारतीय हो। मुगल एंड पहाड़ी miniature become important sources of inspiration for them rather than company school of painting or academic style taught in colonial art school. उनके लिए मुगल और पहाड़ी चित्रकला प्रेरणा के प्रमुख स्रोत बने, ना कि कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग या औपनिवेशिक कला विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली एकेडमिक शैली। In the year 1896, they worked to Indianize art education in country. 1896 में उन्होंने देश में कला शिक्षा को भारतीय रूप देने के लिए कार्य किया। This started in government at Government Art School, now Government College of Art and Craft, कोलकाता। इसकी शुरुआत गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कोलकाता से हुई। Similar school were also established in Lahore, Bombay and Madras. ऐसे ही विद्यालय लाहौर, बॉम्बे और मद्रास में भी स्थापित किए गए। The primary focus of Avnindranath Tagore and E.B. Havell was on craft like metalwork, furniture and curious, a small valuable object that is rare and valuable. अवनींद्रनाथ टैगोर और E.B. हेवल का मुख्य ध्यान जो था वो धातु कला, फर्नीचर और क्यूरियोस, छोटी दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुएं जैसे शिल्पों पर था। They both designed a curriculum to include and encourage technique and themes in Indian art tradition. दोनों ने ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जिसमें भारतीय कला परंपराओं की तकनीकों और विषयों को शामिल किया गया और प्रोत्साहित किया गया। के वेंकटप्पा, he took training from Kala Bhavan and spread art in South India to reach out
to wider people rather than limiting to elite and anglicized class of people. उन्होंने कला भवन से प्रशिक्षण लिया और कला को दक्षिण भारत में फैलाया ताकि ये केवल अभिजात और अंग्रेजीकरण वर्ग तक सीमित न रहे बल्कि आम लोगों तक पहुँचे। जामिनी रॉय, he was a modern Indian artist who used themes like women and children and rural life. वे एक आधुनिक भारतीय कलाकार थे जिन्होंने स्त्रियों, बच्चों और ग्रामीण जीवन जैसे विषयों का उपयोग किया। He wanted his paintings to be simple and easy to duplicate for message to understand. वे चाहते थे कि उनकी चित्रकला सरल हो और आम जनता के लिए समझने व दोहराने में आसान हो। He gained training in the colonial art school but rejected it to adopt flat and colorful style of folk painting seen in villages. उन्होंने औपनिवेशिक कला विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया लेकिन उसे त्याग कर गांवों में दिखाई देने वाली लोक चित्रकला की सपाट और रंगीन शैली अपनाई। नंदलाल बोस, he founded the intellectual and artistic atmosphere at Kala Bhavan to create an Indian style in art. उन्होंने कला भवन में बौद्धिक और कलात्मक वातावरण की स्थापना की ताकि कला में भारतीय शैली विकसित की जा सके। He began to focus on language of art by paying an attention to the folk art forms of शांति निकेतन. उन्होंने शांति निकेतन की लोक कला पर ध्यान देकर कला की भाषा पर काम करना शुरू किया। He also illustrated primers in Bengali with woodcuts. उन्होंने बंगाली भाषा की प्रारंभिक पुस्तकों प्राइमर्स को वुडकट चित्रों से सजाया। His technique and style resemble the folk art practice of पेटुआ और स्क्रॉल पेंटर्स. उनकी तकनीक और शैली पटुआ या स्क्रॉल चित्रकारों की लोक कला परंपरा से मिलती जुलती है. folk style is purposely used to represent rural life. ग्रामीण जीवन को दर्शाने के लिए जानबूझकर लोक शैली का उपयोग किया गया. His bold colors and formula design reflect in his inspiration from अजंता wall paintings. उनके गहरे रंग और निर्धारित डिजाइन अजंता की भित्ति चित्रकला से प्रेरणा को दर्शाते हैं. He know about the role of art in teaching new ideas. वे नए विचारों को सिखाने में कला की भूमिका को समझते थे. Due to this, Mahatma Gandhi invited Nandlal to paint panels which were displayed at Haripur session of Congress in 1937 known as Haripur posters. इसी कारण महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को 1937 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रदर्शित किए जाने वाले पैनल चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिन्हें हरिपुरा पोस्टर कहा जाता है. More than 400 posters were made at Kala Bhavan under his supervision. उनकी देखरेख में कला भवन में 400 से अधिक पोस्टर बनाए गए. These posters place common people in the center of nation building. इन पोस्टरों में आम लोगों को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में दिखाया गया.
These posters were painted. These posters were painted as colorful figures and shown as contributing their labor to nation building. इन पोस्टरों में रंगीन आकृतियों के रूप में लोगों को राष्ट्र निर्माण में श्रम योगदान देते हुए दिखाया गया है. These posters promoted the Gandhi's socialist vision of including marginalized section of Indian society through art. इन पोस्टरों ने कला के माध्यम से भारतीय समाज के वांछित वर्गों को शामिल करने की गांधी जी की समाजवादी सोच को बढ़ावा दिया. Many young artists were inspired by Kala Bhavan to carry forward this nationalist vision of गांधी जी. कई युवा कलाकार गांधी जी की इस राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए कला भवन से प्रेरित हुए. Features of Bengali School of Painting. Bengali School of Paintings include all the religious, social and historical events and also scene depicting natures. बंगाली स्कूल की चित्रकला में धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ प्रकृति के दृश्य भी शामिल होते हैं. New technique, Japanese wash technique was adopted by artists which brought light and spark in paintings. कलाकारों ने नई तकनीक अर्थात जापानी वॉश तकनीक को अपनाया जिससे चित्रों में हल्कापन और चमक आई. बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग डिपिक्ट रिदम, grace and use of vibrant colors that are borrowed from अजंता and एलोरा पेंटिंग्स. बंगाली स्कूल की चित्रकला में लय, सौंदर्य और चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है जो अजंता और एलोरा की चित्रकला से प्रेरित हैं. This school played a great role in preserving the traditional Indian art and fostered the idea of स्वदेशी movement. इस स्कूल ने पारंपरिक भारतीय कला को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस स्वदेशी आंदोलन की भावना को बढ़ावा दिया. इस वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अप्रिसिएशन ऑफ फेमस बंगाल पेंटिंग जो कि है जर्नीज एंड. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.